उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है और सबकी निगाहें अब मतगणना पर है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतनमणि लाल जी हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में टर्निंग पॉइंट क्या रहा। सर, अगर देखा जाए तो आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। अभी तक आपने जो देखा, क्या लगा कि टर्निंग पॉइंट इस चुनाव का क्या है? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव का अकेले दम पे प्रचार को एक गति देना, प्रचार को वो मजबूती देना और सत्ता से बाहर रहने के बावजूद जिस तरह से लोगों को एकजुट करने में, लोगों को अपने पक्ष में बाहर निकालने में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका गठबंधन, पूर्व में सुभासपा के साथ उनका गठबंधन, इसकी वजह से जो जातीय समीकरण उनके पक्ष में गया, कम से कम शुरू के 2 चरणों में और बाद के भी 1-2 चरणों में, ऐसा कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है पहला टर्निंग पॉइंट तो ये कि अखिलेश को एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर के आने का मौका मिला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में 2017 में जिस तरह का बिखराव आया था और यादव परिवार के लोग अलग थलग से हो गए थे, आपस में एक दूसरे से उनका संवाद भी ख़त्म हो गया था। इसके बावजूद अगर अखिलेश यादव ने अपने दम पर समाजवादी पार्टी के लिए इतना बड़ा चैलेंज प्रस्तुत किया है भाजपा के सामने, तो मुझे लगता है एक तो ये इस चुनाव की एक बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने अपनी प्रति जो लोगों की शिकायतें थीं, समाजवादी पार्टी के अंदर शिकायतें थीं कि इन्होंने मुलायम सिंह यादव से पद ले लिया, पार्टी के में नुकसान पहुंचाया वगैरह, उसके बावजूद अपने आप को एक लेवल तक लाना। और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना कितना ज़रूरी था, ये शायद शुरू में उस तरह के हमें लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से रात दिन एक किया है और ऐसा लगता था कि जैसे कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पे किसी की लगी हो। सरकारें आती जाती रहती हैं, तमाम सारे चुनाव हमने देखे, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको अपने लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, वो भी किसी अन्य प्रदेश से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे अन्य राज्य हों। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस चुनाव को 2024 के लिए एक बड़ी सीढ़ी के तौर पे देखना, ये एक टर्निंग पॉइंट था, जो कि शुरू में भले ही ना नज़र आया हो, लेकिन बाद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना ज़रूरी था। सर, अभी आपने प्रतिष्ठा की बात की। इस चुनाव में कई ऐसे वरिष्ठ नेता रहे हैं जिनकी साख जो है इस वक्त प्रतिष्ठा के दांव पर उनकी भी लगी हुई है। क्या लगता है सर, उनका किस तरीके से समीकरण बना है? चुनाव आपने नज़दीक से देखा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ये तय होगा कि उसके बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है या नहीं बननी है, और यदि बननी है तो उसमें बड़ी भूमिकाएं किसको मिलेंगी। तो मुझे लगता है इसके लिए वे सभी केंद्रीय मंत्री जिन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया था, उन सबके लिए उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चाहे वे अमित शाह हों, चाहे वो राजनाथ सिंह हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, धर्मेंद्र प्रधान हों, पार्टी पदाधिकारियों में जेपी नड्डा तो खैर हैं ही पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे, और प्रदेश में भी पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी स्वयं और उनके तमाम सारे मंत्री। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ लगा रहे थे उस चुनाव में, अपनी मेहनत, अपना समय, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर लगे हुए थे, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी था कि इस बार अगर वो 2022 में उत्तर प्रदेश में सफल होते हैं तो 2024 में उनके लिए नए एवेन्यूज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। इसी तरह से मैं समझता हूँ अन्य दलों में भी हमने देखा कि कांग्रेस में किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिल्कुल अपनी पुरानी जो भी उनकी चुनाव में भूमिका रही है उसको बिल्कुल भुला के जिस तरह से अकेले दम पे चुनाव प्रचार में आगे निकली और महिलाओं और लड़कियों को एकजुट करने की कोशिश की। फिर अखिलेश यादव के बारे में मैंने कहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने ही कंधों पे चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि बसपा में भी मायावती शुरू में तो भले ही प्रचार में ज़्यादा नहीं दिखी, लेकिन बाद के चरणों में जिस तरह से वो आक्रामक हुई, तो मुझे लगता है इन सभी दलों के नेताओं को भी ये लगा कि उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सफल होने का मतलब है देश की राजनीति में अपनी पहचान को और मजबूत करना, और ये बात मुझे लगता है सबके लिए बहुत मायने रखती है। सर, देखा जाए तो 2022 का चुनाव कहा जा रहा था कि 24 चुनाव का सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल की हमने झलक भी देखी। तमाम जो राजनेता जो घरों में थे वो बाहर निकले, सड़कों पर प्रचार किया, जनता के बीच गए, बातचीत की। क्या 24 में ये चीज़ें सफल बनाएंगी इन लोगों को?
देखिए 24 के लिए समझ लीजिए कि इस चुनाव के ख़त्म होते ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद इस साल के अंत में भले ही 2-3 राज्यों में चुनाव और है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, और अगले वर्ष भी कई सारे राज्यों में चुनाव है, लेकिन इस बीच में राष्ट्रपति का चुनाव भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देती हैं कि वो अपने आप को मजबूत करती चले। सबसे बड़ी मजबूती उत्तर प्रदेश चुनाव से मिलती है, इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव, इसके बाद कम से कम 6 राज्यों के चुनाव जो 2022 और 2023 में होने हैं, उनका नंबर आता है, और फिर 2024 की शुरुआत में ही शुरू के ही कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है कि 2023 आते-आते तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मोड में आ ही जाएगी, लेकिन उसके लिए जो तैयारियां करनी है, जो बिसात बिछानी है, जिन जगहों पर जिन लोगों को रखना है, जो निर्णय लेने हैं, जो नीतियां बनानी हैं, उसका समय तो आज और अभी शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद से ही हम भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा निश्चित, जिसको कहते हैं डायरेक्शन, देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उनके लिए कोई उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण चुनाव आगे नहीं है। भले ही गुजरात, हिमाचल और अगले वर्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत यदि मिलती है तो आप समझ लीजिए कि भाजपा के लिए 2024 का अभियान शुरू हो गया है। सर एक और सवाल है, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर बड़ा है या भारतीय जनता पार्टी का एमवाई फैक्टर बड़ा नज़र आ रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर आज से नहीं, बहुत सालों से अपनी जगह पर ही है, और उस फैक्टर की वजह से समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में भी सफलता मिलती रही और अखिलेश यादव को भी सफलता मिली 2012 में। लेकिन 2012 के बाद से वो एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए वो परिणाम नहीं ला सका जो 2014 के बाद से मोदी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए देता चला आ रहा है। 2017 से योगी फैक्टर भी जब मोदी फैक्टर के साथ जुड़ा है, तो मुझे लगता है उसका एक उदाहरण हमने 2019 में देखा, जब लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली जो अप्रत्याशित थी, क्योंकि दो चुनावों में लगातार बीजेपी को इस तरह की सफलता कभी नहीं मिली। तो मुझे लगता है इस समय फ़िलहाल मोदी और योगी की लोकप्रियता, उनके पीछे लोगों का समर्थन और उनके प्रति लोगों का जो डेडिकेशन है कि वो बाकी सारी शिकायतें एक तरफ, लेकिन अगर मोदी और योगी का नाम आता है तो वो उनको समर्थन देने सामने आते हैं, वोट देने के लिए उतरते हैं। तो मुझे लगता है फ़िलहाल तो ये फैक्टर थोड़ा भारी पड़ता दिख रहा है, लेकिन एमवाई फैक्टर में चूँकि जो संख्या बल है वो उतना ही है, मुस्लिम वर्ग की संख्या और वाई वर्ग की संख्या वो जितनी है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मोदी और योगी फैक्टर में जो लोग उनके समर्थक हैं उनमें किसी तरह का कोई जातिगत या समुदाय की सीमाएं नहीं हैं, इसलिए वो फैक्टर बड़ा भी हो सकता है। सर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, अगर इस चुनाव को देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनकर उभरा है? मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यही बनकर उभरा है कि क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी के शासन करने का तरीका, उनका चीज़ों को निपटाने का तरीका, उनका कुछ मुद्दों पर एक सख्त रवैया बनाने का तरीका, वो उत्तर प्रदेश के लिए वे उचित समझते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, इस तरह की बातें तो देखिए हर पार्टी के साथ जुड़ी रहती हैं। हर पार्टी का अपना कोई एक क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश में, पूर्व, पश्चिम, मध्य, अवध वगैरह, बुंदेलखंड जैसा। लेकिन योगी के शासनकाल में जिस तरह से उन्होंने एक नए तरीके का एक शासन करने का तरीका सामने लाया, जिसमें कि अधिकारियों को, पुलिस को खुला हाथ देना, पार्टी के पदाधिकारियों को एक दूरी बना के रखना, अपने हिसाब से अपना शासन चलाना, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बिल्कुल एक नया अनुभव के तौर पे आई थी। अगर वो अनुभव प्रदेश के निवासियों को भी ठीक लगा है तब तो वो समर्थन देंगे, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, इस तरह का प्रशासन नहीं पसंद है, तो मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी न किसी तरह के बदलाव के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। रतनमणि लाल जी जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में अखिलेश यादव एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है और किस राजनीतिक दल की सरकार बनती है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।